हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रांसलेशन। तो सबसे पहले आपका जो ट्रांसलेशन होता है ट्रांसलेशन इज द प्रोसेस इन विच mRNA is converted into प्रोटीन। ठीक है, तो सेंट्रल डगमा ऑफ लाइफ जो है इसमें अपन ने क्या पढ़ा था कि डीएनए जो भी होता है इसके पास में पर्टिकुलर लाइफ प्रोसेस के लिए मैसेज लिखा होता है। ठीक है, कोडिंग लिखा होता है और वो कोडिंग जो है उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ता है एमआरएनए वाले लैंग्वेज में। ठीक है, तो जो आपका डीएनए में प्रोसेस के लिए कोड लिखा है, इंफॉर्मेशन लिखा है, उस इंफॉर्मेशन को हमारा सेल जो है उस फॉर्म में पढ़ नहीं सकता है ना। तो इसलिए कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शंस को अगर आपको कैरी आउट करना है तो उसके लिए हमें चाहिए प्रोटीन, और प्रोटीन अगर चाहिए, प्रोटीन मतलब एंजाइम। ठीक है ना, तो प्रोटीन जो है ये फिर आपका इन्वॉल्व होगा कहाँ पे, बायोकेमिकल रिएक्शंस में। तो सबसे पहले आपका जो प्रोटीन है इसको अगर आपको बनाना है या फिर जो भी इंफॉर्मेशन डीएनए में हमने इस बायोकेमिकल रिएक्शंस के लिए लिखी है उसको आपको अगर कैरिड आउट करना है तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है किसकी, प्रोटीन्स की। और प्रोटीन जो है इसको अपन डायरेक्टली डीएनए से नहीं बना सकते। ठीक है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी डीएनए में इंफॉर्मेशन लिखा है इन द फॉर्म ऑफ कोडॉन, तो कोडॉन यहाँ पे जो अपन यहाँ पे कोडॉन पढ़ेंगे डीएनए में तो उसमें AGTC होता है। ठीक है, बट टी जो है ये जो भी कोडॉन में है उस कोडॉन को हमारा राइबोसोम रीड नहीं कर सकता, इसलिए हमें टी जो है इसको कन्वर्ट करना पड़ता है किसमें, यू में। तो टी को अगर आपको यू में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, डीएनए से एमआरएनए बनाना पड़ेगा। तो जो डीएनए के पास में दो स्ट्रैंड्स होते हैं, एक जो स्ट्रैंड है जिसको हम स्कैन करके उसके अगेंस्ट में कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बनाते हैं उसको बोला जाता है टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो हमारे पास में ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है और दूसरा होता है हमारे पास में सेंस स्ट्रैंड। तो सेंस स्ट्रैंड जो है इसके पास में कोडॉन की इंफॉर्मेशन लिखी होती है, बट डीएनए के पास में जो कोडॉन्स लिखे हैं वो कोडॉन में टी है जिसको राइबोसोम रीड नहीं कर सकता। तो इसलिए हमें क्या करना है, जो भी सेंस स्ट्रैंड में आपका प्रोटीन कैसे बनाना है, उसमें क्या सीक्वेंस में अमीनो एसिड ऐड करने हैं, उसका इंफॉर्मेशन लिखा है और वो इंफॉर्मेशन को हमें कन्वर्ट करना पड़ता है कौन से फॉर्म में, एमआरएनए फॉर्म में। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि जो भी सेंस होता है कोडॉन का वो आपका कहाँ पे होता है, टेम्पलेट स्ट्रैंड का जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है उसके पास में होता है, नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड के पास में होता है, इसलिए उसको बोला जाता है सेंस स्ट्रैंड। ठीक है, तो इसका सेंस हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, एमआरएनए में, जहाँ पे टी जो है इसके जगह पे आ जाएगा आपका यू। ठीक है, तो इन दिस में हमने एमआरएनए बना लिया और एमआरएनए में जब अपन कोडॉन पढ़ेंगे तो इसमें आपको मिलेगा A, G, U एंड C। तो ये चारों के चारों न्यूक्लियोटाइड जो है इसको अभी हमारा राइबोसोम रीड कर सकता है, स्कैन कर सकता है। तो हमने जो भी इंफॉर्मेशन थी डीएनए के पास उसको हमने कन्वर्ट कर लिया आपके एमआरएनए फॉर्म में। एमआरएनए फॉर्म का जो अभी इंफॉर्मेशन हमारे पास में लिखा है, ठीक है, एमआरएनए में जो हमारे पास में इंफॉर्मेशन लिखा है इन द फॉर्म ऑफ कोडॉन, तो कोडॉन हमने पिछले लेक्चर में कवर किया था कि कोडॉन जो है ये आपका ट्रिपलेट होता है और इसको आप इस फॉर्म में पढ़ते हो तो 3 न्यूक्लियोटाइड मिलके आपका एक कोडॉन बनता है, जैसे AUG हो गया, GUG हो गया, UUG हो गया। ठीक है, ये सब आपके क्या है, कोडॉन है। ठीक है, तो कोडॉन्स की प्रॉपर्टी अपन ने पढ़ी थी और एक कोडॉन जो है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ 1 अमीनो एसिड इन द पॉलीपेप्टाइड चेन। तो सीक्वेंस ऑफ कोडॉन्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडिशन ऑफ नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स। तो यहाँ पे आपका जो एमआरएनए रहेगा इसमें आपके स्पेसिफिक कोडॉन्स रहेंगे जो आपके अमीनो एसिड को ऐड करेंगे। अब देखो कि यहाँ पे जो आपका
सेंट्रल डगमा ऑफ लाइफ में जो अपन ये प्रोसेसेस पढ़ी थी, रेप्लिकेशन, उसके बाद में यहाँ पे अपन ने 2 एक्सप्लेन किया, दैट इज़ ट्रांसक्रिप्शन जिसमें डीएनए इज़ कन्वर्ट टू एमआरएनए, उसके बाद में एमआरएनए जो भी आपका कोडॉन्स लिखा है तो उसको रीड करके हम उस यहाँ पे सिंथेसाइज करते हैं प्रोटीन्स को। तो जो भी अमीनो एसिड का सीक्वेंस आपको चाहिए वो सीक्वेंस के लिए इंफॉर्मेशन किसके पास में लिखा होता है, वो मैसेज किसके पास में लिखा होता है, आपके एमआरएनए के पास में। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे कि जो आपका प्रोटीन यहाँ पे बना है, ठीक है, तो ये प्रोटीन को अपन यूज़ करेंगे एज ए एंजाइम फॉर दी पर्टिकुलर बायोकेमिकल रिएक्शन कैरिड आउट इनसाइड दी सेल। ठीक है, तो ये आपका जो सेंट्रल डगमा ऑफ लाइफ है, इसमें सबसे पहले आपका जो एमआरएनए होता है, इसको अगर आपको प्रोटीन में कन्वर्ट करना है तो इस प्रोसेस को हमने बोला है ट्रांसलेशन। ठीक है, तो ट्रांसलेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेंट्रल डगमा ऑफ लाइफ दैट रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्शन ऑफ एमआरएनए इंफॉर्मेशन इनटू द प्रोटीन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने प्रोटीन बनाना है। ठीक है, तो जो ट्रांसलेशन प्रोसेस है इसमें हम क्या बनाएंगे, प्रोटीन बनाएंगे। अब देखो कि रिक्वायरमेंट क्या होता है ट्रांसलेशन, जैसे अपन ने डीएनए का रेप्लिकेशन करना है तो उसके लिए रिक्वायरमेंट पड़ा था, ट्रांसक्रिप्शन करना है तो उसके लिए रिक्वायरमेंट पड़ा था। यहाँ पे आपको अगर ट्रांसलेशन करना है तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है, तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट में हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो रिक्वायरमेंट में हमें ज़रूरत पड़ेगी सबसे पहले एमआरएनए, जिसके पास आपके प्रोटीन बनाने के लिए इंफॉर्मेशन लिखी हो। उसके बाद आप एमआरएनए के अलावा आपके पास में होनी चाहिए राइबोसोम, जो क्या करेगा, आपके एमआरएनए को स्कैन करेगा। तो राइबोसोम जो इट इज़ कॉल्ड एज ट्रांसलेशन मशीनरी। ठीक है, तो राइबोसोम जो है इसको अपन क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशन मशीनरी। उसके बाद में नेक्स्ट राइबोसोम के अलावा यहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ती है टीआरएनए की। ठीक है, टी का मतलब होता है ट्रांसफर आरएनए, जो अमीनो एसिड को रिक्रूट करता है एट द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो टीआरएनए को रिक्रूट करेगा अमीनो एसिड, और पॉलीपेप्टाइड चेन प्रोटीन बनाना है तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए अमीनो एसिड। तो n नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स यहाँ पे लगेंगे, तो हम यहाँ पे 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड को यहाँ पे यूज़ करें। ठीक है, यहाँ तक। अब देखो कि जो आपका ट्रांसलेशन है इसमें अपन ये रिक्वायरमेंट तो लिख ली। अगर अपन एमआरएनए की बात करते तो इन केस ऑफ एमआरएनए आपका प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक एमआरएनए जो है ये अलग अलग होता है। हम अभी प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन की अगर बात करते तो हमें प्रोकैरियोटिक फैक्टर्स के बारे में बात करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन। प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन जो है इसमें एमआरएनए की अगर अपन बात करते तो ये आपका एमआरएनए होता है। ठीक है, जिसके पास ये 5 प्राइम एंड रहेगा और ये आपका 3 प्राइम एंड होता है। एमआरएनए जो है इट इज़ स्पेसिफाइड बाय दी ओआरएफ। ठीक है, तो ओआरएफ का मतलब क्या होता है, तो हर एक एमआरएनए जो है इसको 5 प्राइम एंड और 3 प्राइम एंड है। जैसे कोई भी सीक्वेंस को हमें पढ़ना है तो हम उसको 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही पढ़ते हैं। ठीक है, एमआरएनए जो है ये आपका सिंगल स्टैंडर्ड होता है, तो ये आपका एमआरएनए जो क्या रहेगा, सिंगल स्टैंडर्ड रहेगा। एमआरएनए को छोड़ के जितने भी आरएनएज है, आप टीआरएनए पढ़ो, आप राइबोसोमल आरएनए पढ़ो, या फिर आप बाकी के रेगुलेटरी आरएनए पढ़ो इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, सभी आरएनए जो है ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर मतलब अगर कहीं पे भी बिकॉज ऑफ कॉम्प्लीमेंटेशन अगर वो क्या कर पाता है, आपका कॉम्प्लीमेंटेशन करके डबल स्टैंडर्ड आरएनए स्ट्रक्चर फॉर्म कर पाता है तो उसको अपन बोलेंगे सेकेंडरी। जैसे आपका ये आरएनए है, इसमें अगर कॉम्प्लीमेंटेशन है तो ये आपका क्या करेगा, जहाँ पे कॉम्प्लीमेंटेशन है वहाँ पे ये आपका पेयरिंग करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे कि ये आपका
सेकेंडरी स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है। किसकी वजह से? यहाँ पे आपके कुछ जो सीक्वेंसेस है ये एक दूसरे के साथ में कॉम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइप का अगर स्ट्रक्चर फॉर्म होता है तो उसको अपन क्या बोलेंगे? सेकेंडरी स्ट्रक्चर। बट mRNA जो है ये आपका कॉम्प्लीमेंटेशन नहीं करता, ये हमेशा आपका कौन से फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा? तो ये हमेशा आपका mRNA जो है ये आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर फॉर्म में रहेगा, और प्राइमरी स्ट्रक्चर में अगर आपको क्या मिलते हैं? कॉम्प्लीमेंटेशन सीक्वेंसेस मिलते हैं, तो इट इज़ कन्वर्ट टू सेकेंडरी स्ट्रक्चर। बट जो आपका mRNA है ये कभी भी आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता, क्योंकि mRNA हमेशा क्या रहेगा? आपका सिंगल स्ट्रैंडेड होगा, ठीक है। तो बाकी के अगर RNA की बात करते हैं, जैसे अपन tRNA की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो आप tRNA की बात करो या फिर आप राइबोसोमल RNA की बात करोगे, ठीक है, तो ये आपके किस में कन्वर्ट हो सकते हैं? सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो mRNA हमेशा आपका सिंगल स्टैंडर्ड DNA सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में रहेगा। उसके बाद में नेक्स्ट आपका जो mRNA होता है इट इज़ स्पेसिफाइड बाय द ORF, ठीक है। तो mRNA इज स्पेसिफाइड बाय ORF। तो ORF का मतलब क्या होता है? तो ORF मतलब ओपन रीडिंग फ्रेम, ठीक है। तो ORF जो है इसकी अगर अपन बात करते तो ORF स्टार्ट विद द इनिशिएशन कोडॉन, ठीक है। तो इट इज स्टार्ट विद द इनिशिएशन कोडॉन, जिससे आपका ट्रांसलेशन स्टार्ट होगा, ठीक है, एंड एंड विद द टर्मिनेशन कोडॉन, जो आपके पास में UAG, UGA एंड UAA होता है, ठीक है। तो इनिशिएशन कोडॉन हमारे पास में है AUG, ठीक है। तो ये आपका इनिशिएशन कोडॉन दैट इज AUG, और ये आपका टर्मिनेशन कोडॉन, ठीक है, UAG। तो इसको अपन बोलेंगे ये ORF है, ठीक है। तो ओपन रीडिंग फ्रेम जो है ये हर एक mRNA में होता है, और ओपन रीडिंग फ्रेम का मतलब जिसको राइबोसोम रीड कर सकता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। अगर कोई भी RNA के पास में ORF है तो वो अपना mRNA है। अगर आप बोल रहे हो कि mRNA है बट उसके पास में ORF नहीं है तो ये पॉसिबल ही नहीं है, उसको मैसेंजर RNA बोलना है ना। तो mRNA का मतलब मैसेंजर RNA, और मैसेंजर RNA अगर आप उसको बोल रहे हो मतलब उसके पास में पक्का क्या है? ORF है, ओपन रीडिंग फ्रेम। इनिशिएशन कोडॉन जो है इसके अगर आप अपस्ट्रीम जाओगे तो यहाँ पे होता है शाइन एंड डालगेर्नो सीक्वेंस, SD सीक्वेंस, ठीक है। तो यहाँ पे आपका SD सीक्वेंस रहेगा,
और ये जो आपका एसडी सीक्वेंस होता है यही आपके राइबोसोम के साथ में इंटरेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो एसडी शाइन एंड डालगर्नो सीक्वेंस जो है आपका ये होता है आपका 3 to 9 न्यूक्लियोटाइड का। ठीक है, और ये आपका स्पेसिफिकली ये कंसेसस सीक्वेंस होता है। ठीक है, जिसमें ये आपको सीक्वेंस मिलेगा। ठीक है, तो ऑन एमआरएनए आपको स्पेसिफिक सीक्वेंस मिलता है जो कॉम्प्लीमेंटेशन करता है किसके साथ में, आपके ये आपका 16S राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, और 16S राइबोसोमल आरएनए जो है ये आपका प्रेजेंट होता है ऑन स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। ठीक है, तो 30S सब यूनिट जो रहेगा राइबोसोम का, इसमें होता है 16S राइबोसोमल आरएनए और ये इसके साथ में क्या करता है, कॉम्प्लीमेंटेशन करता है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट कि आपका जो प्रोकैरियोट्स है, प्रोकैरियोटिक एमआरएनए आपका पॉलीसिस्ट्रोनिक और मोनोसिस्ट्रोनिक हो सकता है। ठीक है, तो पॉलीसिस्ट्रोनिक और मोनोसिस्ट्रोनिक एमआरएनए जो है ये दोनों आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे, प्रोकैरियोट्स में देखने को मिलेंगे। ठीक है, बट इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, यूकैरियोट में सिर्फ आपको मोनोसिस्ट्रोनिक एमआरएनए ही दिखाई देते हैं। ठीक है, तो यूकैरियोट जो है, तो यूकैरियोट्स में सिर्फ आपको क्या दिखाई देगा, मोनोसिस्ट्रोनिक एमआरएनए दिखाई देगा। ठीक है, तो मोनोसिस्ट्रोनिक एंड पॉलीसिस्ट्रोनिक इसका मतलब क्या होता है, तो ये हमारे पास में एमआरएनए है और एमआरएनए की अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ ORF है। ठीक है, तो ये आपका ORF1, ये आपका ORF2, ये आपका ORF3। ठीक है, तो ये आपका 3 प्राइम एंड और ये आपका 5 प्राइम एंड। ठीक है, और इसके पास में एक SD सीक्वेंस है जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, शाइन एंड डालगर्नो सीक्वेंस। ठीक है, तो हर एक ORF जो है इसका स्टार्टिंग अपन करेंगे इनिशिएशन कोडॉन से और टर्मिनेशन करेंगे आपके टर्मिनेशन कोडॉन से। ठीक है, तो ORF जो है इसके पास में एक इनिशिएशन कोडॉन AUG और एक क्या रहेगा आपका टर्मिनेशन कोडॉन रहेगा, दैट इज UAG। तो वैसे ही ORF2 जो है इसके पास में इनिशिएशन कोडॉन रहेगा AUG और टर्मिनेशन कोडॉन रहेगा आपका UAG, या फिर बाकी के दो भी हो सकते हैं। ठीक है ना, तो वैसे ही आपका ORF3 के पास में इनिशिएशन कोडॉन एंड टर्मिनेशन कोडॉन, मतलब हर एक ORF के पास में एक इनिशिएशन कोडॉन एंड एक टर्मिनेशन कोडॉन होता है। बट ये सारे जो आपके ORF है ये प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे, ऑन दी सिंगल mRNA, उसको अपन क्या बोलेंगे, पॉलीसिस्ट्रोनिक mRNA। ठीक है कि यहाँ तक, तो आपका जो पॉलीसिस्ट्रोनिक mRNA होता है इसमें नंबर ऑफ ORF होते हैं और ये नंबर ऑफ ORF जो रहेंगे आपके, ये नंबर ऑफ प्रोटीन को फॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। ठीक है, तो ORF1 से प्रोटीन 1 बनेगा, इससे आपका प्रोटीन 2 बनेगा और इससे आपका प्रोटीन 3 बनेगा, क्योंकि ये आपके अलग अलग कोडिंग रीजन्स हैं। ठीक है यहाँ तक,
तो ये हो गया mRNA का। तो प्रोकैरियोटिक mRNA जो है ये पॉलीसिस्ट्रॉनिक और मोनोसिस्ट्रॉनिक हो सकते हैं। मोनोसिस्ट्रॉनिक mRNA आपको यूकैरियोट्स में मिलेंगे, उसमें पॉलीसिस्ट्रॉनिक mRNA आपको देखने को नहीं मिलते। तो मोनोसिस्ट्रॉनिक का मतलब वहाँ पे एक ही प्रोटीन के लिए आपके पास में ORF है, बट पॉली का मतलब होता है मोर देन वन ORF प्रेजेंट ऑन द सिंगल mRNA, ठीक है। उसके बाद में अपन ने SD सीक्वेंस पढ़ा, और SD सीक्वेंस जो है उसको आपको याद करना है 2 मार्क के लिए, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, ठीक है। एंड इट इज SD जो है इट इज प्रेजेंट अपस्ट्रीम ऑफ इनिशिएशन कोडॉन, ठीक है। तो इनिशिएशन कोडॉन जो है इसके अपस्ट्रीम साइड पे आपका ये प्रेजेंट रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आपका AUG है mRNA के ऊपर, तो आपका SD जो है ये अपस्ट्रीम साइड पे प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। तो आपका जो SD है ये यहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। तो इन दिस वे आपका जो mRNA है इसको हमने यहाँ पे देखा कि mRNA जो है ये आपके प्रोकैरियोट्स में कैसे होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं tRNA की। tRNA जो है इसके लिए अलग अलग मॉडल एक्सप्लेन किए जाते हैं, जैसे क्लोअर लीफ मॉडल जो है, तो ये आपका कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। और ये क्लोअर लीफ मॉडल जो है इसको ही एक्सप्लेन किया जाता है किसके लिए, आपके tRNA के लिए। तो tRNA जो है इसका अगर अपन स्ट्रक्चर की बात करते तो tRNA का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, ठीक है। ये आपका होता है ये आपका होता है T सूडोयूरासिल C आर्म, ठीक है। उसके बाद ये होता है आपका एंटीकोडॉन आर्म, जिसके ऊपर एंटीकोडॉन होता है। उसके बाद ये होता है वेरिएबल आर्म। इसको वेरिएबल इसलिए बोला जाता है क्योंकि कोई tRNA के ऊपर ये प्रेजेंट होता है, कोई tRNA के ऊपर ये प्रेजेंट नहीं होता। उसके बाद इसको बोला जाता है DHU आर्म, मतलब डाई हाइड्रोयूरासिल। तो जैसे T सूडोयूरासिल क्यों बोला अपन ने, क्योंकि यहाँ पे ये सीक्वेंस है T सूडोयूरासिल C, ठीक है। तो सूडोयूरासिल ये आपका क्या है, वेरिएंट और डेरिवेटिव है, ठीक है। तो आपका ये मॉडिफाइड नाइट्रोजन बेस है, और ये आपका प्रेजेंट है कहाँ पे, tRNA में। डाईहाइड्रोयूरासिल ये भी आपका मॉडिफाइड बेस है जो आपका इस आर्म में प्रेजेंट है, इसलिए अपने इसको DHU आर्म बोल रहे हैं। और सबसे लास्ट में होता है आपका एक्सेप्टर आर्म, ठीक है। तो ये आपका एक्सेप्टर आर्म जिसके ऊपर आपका अमीनो एसिड जो है ये लोड होगा। तो एक्सेप्टर आर्म जो है ये क्या किसको एक्सेप्ट करता है, तो ये आपका एक्सेप्ट करता है अमीनो एसिड को, ठीक है। यहाँ तक tRNA जो है इसके ऊपर आपका अमीनो एसिड एक्सेप्ट किया जाता है, इसलिए इसको आप एक्सेप्टर आर्म बोलते हो, ठीक है। उसके बाद में ये आपका T सूडोयूरासिल C आर्म। तो यहाँ पे आपके ये हो गया tRNA का स्ट्रक्चर।
ठीक है यहाँ तक। उसके बाद नेक्स्ट अगर अपन बात करते राइबोसोम की, तो राइबोसोम की अगर अपन बात करेंगे तो राइबोसोम इन केस ऑफ प्रोकैरियोट होता है 70S वाला। इसमें 2 सब यूनिट्स होते हैं, ठीक है। दोनों सब यूनिट आपके डिसोसिएट तब होंगे जब आप क्या करोगे, यहाँ पे आयनिक स्ट्रेंथ को कम कर दोगे, ठीक है। तो 70S जो आपका लार्ज कॉम्प्लेक्स है, ये आपका फॉर्म होता है इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम आयन, ठीक है। तो 70S अगर आपको बनाना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका 30S और 50S इनको कंबाइन करना पड़ेगा। तो इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम आयन ये आपके एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट करते हैं और यहाँ पे आपका क्या फॉर्म होता है 70S। तो इन अब्सेंस ऑफ मैग्नीशियम आयन को आप यहाँ पे क्या कर दो, डिसोसिएट निकाल दो यहाँ से। मैग्नीशियम आयन को अगर निकाल दो तो यहाँ पे आपका 30S, जिसको अपन बोलते हैं स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, और ये आपका लार्ज सब यूनिट है राइबोसोम का, ये आपका डिसोसिएट हो जाएगा। 50S की अगर अपन बात करते हैं तो इसके पास में होता है 16S राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। बट 50S जो है इसके पास में है आपका 23S राइबोसोमल आरएनए, ठीक है, और 5S राइबोसोमल आरएनए। ये होगी आरएनए की बात। तो राइबोसोम के पास में राइबोसोमल आरएनए होगा। अगर अपन बात करते प्रोटीन्स की तो आपका जो 30S होता है इसके पास में होते हैं 31+3 प्रोटीन, ठीक है। इसको अप्रोक्सीमेटली 34 प्रोटीन बोला जाता है। तो इसके पास में होते हैं 21 लार्ज प्रोटीन, ठीक है। तो ये आपका एस प्रोटीन स्मॉल सब यूनिट के पास, यहाँ पे 34 अप्रोक्सीमेटली बोला है, बट 30 क्यों बोला है, 31+3 क्यों बोला अपन ने, क्योंकि जो 3 प्रोटीन्स है आपके ये डिराइव्ड होते हैं फ्रॉम दी अदर स्मॉल सब यूनिट प्रोटीन्स। एक मिनट, ये अपन ने उल्टा लिख लिया। अपना जो लार्ज सब यूनिट है इसके पास में होता है 34 प्रोटीन्स अप्रोक्सीमेटली, मतलब 31+3, ठीक है। और जो आपका स्मॉल सब यूनिट होता है इसके पास में होता है 21S प्रोटीन, ठीक है। तो जो आपके तीन प्रोटीन्स है आपके, ये 3 प्रोटीन अलग अलग जो लार्ज प्रोटीन्स है इसके ही डेरिवेटिव होते हैं, ठीक है। एक जो है ये आपका स्मॉल 20 का डेरिवेटिव होता है, मतलब S20 से वो डिराइव्ड हुआ है। तो आपके जो बाकी के जो 2 है ये आपके लार्ज जो प्रोटीन्स है इसके ही डेरिवेटिव होते हैं। तो आपका जो 3 प्रोटीन है ये डेरिवेटिव हैं एग्जिस्टिंग प्रोटीन के, इसलिए इनको अभी आप कंसिडर नहीं करते। तो पहले 34 बोला जाता था, बट अभी जो आपके 3 प्रोटीन्स है वो डेरिवेटिव पाए गए, इसलिए यहाँ पे आपको कंसिडर करना पड़ता है 31 प्रोटीन, ठीक है। तो ये हो गया आपका राइबोसोम का। राइबोसोम का अगर अपन स्ट्रक्चर देखते हैं यहाँ पे, तो राइबोसोम का ये स्मॉल सब यूनिट और ये इंटरेक्ट करेगा किसके साथ में, आपके लार्ज सब यूनिट के साथ। स्मॉल सब यूनिट जो है इसके पास में 16S राइबोसोमल आरएनए होता है, इसलिए ये
आपके mRNA के शाइन एंड डालगेर्नो सीक्वेंस के साथ में इंटरेक्ट करेगा, इसलिए यहाँ पे आपका 30S के साथ mRNA का इंटरेक्शन आपको बताना पड़ता है। ठीक है, तो आपका जो लार्ज सब यूनिट है इसमें आपके tRNA का रिक्रूटमेंट होता है। ठीक है, जो आपके अमीनो एसिड को लेके आता है, इसको अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो 30S सब यूनिट एंड 50S सब यूनिट जो है ये अगर एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट करते हैं तो इनको बोला जाता है 70S कॉम्प्लेक्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ट्रांसलेशन जो है इसमें मेनली तीन स्टेप्स होते हैं, बट सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपका फर्स्ट स्टेप, जिसको हमने अगर इसमें इंक्लूड किया तो टोटल ट्रांसलेशन के स्टेप हो जाते हैं 4। तो मेनली आप 3 ही स्टेप पढ़ते हो, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। ठीक है, बट आपका फर्स्ट स्टेप जो है इसमें अगर अपन ने ऐड किया है दैट इज एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, और जिसको अपन बोलते हैं सिंथेसिस ऑफ अमीनो असाइल टीआरएनए। ठीक है, तो अमीनो असाइल टीआरएनए जो है इसका अगर आपको सिंथेसिस करना है तो इसको अपन ने फर्स्ट स्टेप में इसको इंक्लूड कर दिया। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप है हमारा एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड और सिंथेसिस ऑफ अमीनो असाइल टीआरएनए। तो फर्स्ट एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड जो है इसमें अमीनो एसिड जो है इसको टीआरएनए के ऊपर लोड करना ज़रूरी होता है अगर आपको ट्रांसलेशन करना है, क्योंकि अमीनो एसिड को रिक्रूट करने का काम टीआरएनए का होता है। तो हमें सबसे पहले स्टेप क्या करना है, अमीनो असाइल टीआरएनए का सिंथेसिस करना है। तो अमीनो एसिड जो है इन प्रेजेंस ऑफ एटीपी इट इज़ कन्वर्टेड इनटू एडिनाइलेटेड अमीनो एसिड। ठीक है, तो एडिनाइलेटेड अमीनो एसिड में ये कन्वर्ट हो गया। ठीक है, आपका जो पीपीआई है ये बाहर निकल गया, इसके ऊपर एंजाइम एक्ट करेगा पायरोफॉस्फेटेज, तो ये आपका इसको कन्वर्ट कर देगा 2PI में। ठीक है, यहाँ पे आपके पास में एंजाइम लगेगा अमीनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेज। ठीक है, तो हम यहाँ पे कौन सा एंजाइम यूज़ करेंगे, अमीनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेज। ठीक है, तो अमीनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेज को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट बन जाएगा एडिनाइलेटेड अमीनो एसिड। एडिनाइलेटेड अमीनो एसिड जो है ये अभी आपका सेकेंड स्टेप में फिर से हम ये आपका अमीनो एसिड यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप जो है इसमें फिर से आपका ये अमीनो एसिड अपन यूज़ करेंगे। तो इस केस में जो टीआरएनए है, टीआरएनए के ऊपर अपन अमीनो एसिड को लोड कर देंगे, एएमपी आपका बाहर निकल जाएगा। तो आपका जो अमीनो एसिड है इट इज़ लिंक विद दी टीआरएनए। ठीक है, तो ये आपका टीआरएनए के साथ में लिंक हो जाएगा और ये आपका टीआरएनए जो है इसके ऊपर एंटीकोडॉन प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये आपका अमीनो एसिड टीआरएनए के ऊपर लोड हो गया। अब बात करते फिडिलिटी की,
कि जब भी अपन प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं तो ये प्रोसेस हाई फिडिलिटी वाला होता है। हाई फिडिलिटी वाला मतलब क्या, तो एक्यूरेसी आपकी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए ड्यूरिंग ट्रांसलेशन, करेक्ट अमीनो एसिड ऐड होने चाहिए, क्योंकि एक भी अमीनो एसिड का अगर आप चेंज करते हो प्रोटीन में तो उसमें उसका कन्फॉर्मेशन चेंज हो जाता है, फोल्डिंग चेंज हो जाती है। अगर फोल्डिंग चेंज होती है तो इसका मतलब क्या कि वो प्रोटीन का एक्टिविटी चेंज हो रहा है, एक तो एक्टिविटी बढ़ रहा है या फिर एक्टिविटी लॉस हो रहा है। एक्टिविटी अगर बढ़ रहा है तो वो भी हमारे लिए हार्मफुल होता है, अगर एक्टिविटी कम होता है तो भी हमारे लिए वो हार्मफुल होता है। एक्टिविटी बढ़ा इसका मतलब क्या, अगर वो फॉर एग्जांपल सेल साइकिल को स्टार्ट करने वाला प्रोटीन था तो वो सेल साइकिल को कंटिन्यूसली एक्टिवेट करते रहेगा एंड फाइनली आपका जो सेल है ये बार बार डिवाइड होगा, रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्यूमर प्रोडक्शन। अगर एक्टिविटी आप कम कर रहे हो तो फॉर एग्जांपल वो प्रोटीन कौन सा था जो आपके सेल साइकिल को रेगुलेट करता है, सप्रेस करता है, जिसको अपन ने बोला है ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन। एग्जांपल आपका P53, अगर उसमें चेंजेस किए और उसका एक्टिविटी लॉस हो गया तो P53 अगर काम नहीं कर रहा है, मतलब सेल साइकिल आपके कंट्रोल में नहीं है, तो फिर से आपका जो रिजल्ट आएगा उसमें आपको क्या मिलेगा कि एक ट्यूमर प्रोडक्शन हो गया। तो आपका जो चेंजेस है वो एक्टिविटी को बढ़ाता है या कम करता है, दोनों भी हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। इसलिए ट्रांसलेशन प्रोसेस में जब हम प्रोटीन बनाते हैं तो वो हाई एक्यूरेसी के साथ में आपको बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जो भी हमारे पास में अमीनो एसिड था, ठीक है, तो जो भी हमारे पास में ये अमीनो एसिड है, ठीक है, इसके साथ आपका रिएक्ट हुआ कौन, एटीपी, ठीक है। एटीपी अगर रिएक्ट हुआ तो आपको सबसे पहले मिला RCH डबल बॉन्ड O AMP, ठीक है। उसके बाद अपन ने क्या किया, tRNA को लोड किया। tRNA की अगर अपन बात करते तो tRNA जो है इसके पास होता है ये आपका tRNA का 5 प्राइम एंड और ये आपका 3 प्राइम एंड, ठीक है। अगर अपन 3 प्राइम एंड की अगर बात करते तो यहाँ पे क्या होगा, राइबोज शुगर, ठीक है। तो ये आपका राइबोज शुगर, ये आपका एडेनिन अटैच है यहाँ पे, ठीक है। ये आपका बीच में रहेगा फॉस्फेट, ये अटैच होता है आपके दूसरे राइबो शुगर के 3 प्राइम एंड के साथ। यहाँ पे प्रेजेंट है आपका ये साइटोसिन, यहाँ पे फिर से रहेगा आपका ये फॉस्फेट, ये अटैच रहेगा आपके राइबो शुगर के साथ में, यहाँ पे फिर से आपका साइटोसिन है, ठीक है। और इन दिस वे आपका tRNA, ये जो tRNA है इसका 3 प्राइम OH और 2 प्राइम OH ये दोनों भी आपके क्या है, फ्री है, ठीक है। तो ये आपका 2 प्राइम OH है और ये आपका 3 प्राइम OH है। अब जब tRNA के ऊपर हम अमीनो एसिड को लोड करेंगे तो ये बॉन्ड आपको ब्रेक करना है। AMP एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है इसके बीच में जो बॉन्ड है इसको अपन ब्रेक करेंगे नेक्स्ट रिएक्शन में। हमने एंजाइम यूज़ किया है कौन सा, अमीनो असाइल tRNA सिंथेटेज। यहाँ पे भी हम एंजाइम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, सेम अमीनो असाइल tRNA सिंथेटेज, बराबर। ये बॉन्ड को हम ब्रेक करेंगे। बॉन्ड ब्रेक होने के बाद AMP आपका रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो AMP आपका रिलीज होगा और tRNA के ऊपर अमीनो एसिड आपका लोड हो जाएगा। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज रिएक्टेड विद दी हाइड्रोक्सिल ग्रुप, बट हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमारे पास में 2 है। तो आपका जो अमीनो एसिड है
ये लोड हो सकता है किसके ऊपर, 2' OH के ऊपर, या फिर ये लोड हो सकता है 3' OH के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल अमीनो असाइल tRNA सिंथेटेज अगर 2' OH के ऊपर आपके अमीनो एसिड को लोड कर रहा है तो उसको बोला जाता है क्लास 1 अमीनो असाइल tRNA सिंथेटेज। अगर वो आपका 3' OH के ऊपर लोड करता है तो उसको बोला जाता है क्लास 2 अमीनो असाइल tRNA सिंथेटेज। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कि आपका जो अमीनो असाइल tRNA सिंथेटेज है ये क्लास 1 या फिर क्लास 2 हो सकता है। क्लास 1 एंड क्लास 2 में डिफरेंस क्या है, तो पहला अपन ने पढ़ा कि क्लास 1 जो ये 2' OH के ऊपर अमीनो एसिड को लोड करता है और क्लास 2 3' OH के ऊपर अमीनो एसिड को लोड करेगा। दूसरा डिफरेंस क्या होता है कि ये आपके मोनोमेरिक और डायमेरिक होते हैं। ठीक है, तो इनकी अगर अपन बात करते क्लास 2 की तो ये आपके डायमेरिक और टेट्रामेरिक होते हैं। ठीक है, तो ये आपका डायमेरिक और टेट्रामेरिक हो सकता है। तो ये सिर्फ आपके क्या होते हैं, मोनोमेरिक या फिर डायमेरिक होते हैं। तो क्लास 1 एंड 2 का अगर अपन यहाँ पे एग्जाम्पल लिखते तो हर एक अमीनो एसिड के लिए हमारे पास में स्पेसिफिक अमीनो असाइल tRNA सिंथेटेज होते हैं। जैसे अपन बात करते आपके एलानिन वाले अमीनो असाइल tRNA सिंथेटेज की, तो एलानिल अमीनो असाइल tRNA सिंथेटेज जो है ये आपका एलानिन को ही स्पेसिफिकली एक्टिवेट करता है या लोड करता है ऑन द tRNA। अगर आप ग्लूटामेट का कंसिडर कर रहे हो तो वो ग्लूटामेट को ही स्पेसिफिकली लोड करेगा, बाकी अमीनो एसिड को लोड नहीं कर सकता। तो हमारे पास में जो अमीनो असाइल tRNA सिंथेटेज होते हैं, ठीक है, तो हमारे पास में जो अमीनो असाइल tRNA सिंथेटेज है ये आपके स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, मतलब हर एक अमीनो एसिड के लिए अपन ने स्पेसिफिक अगर tRNA सिंथेटेज अगर यहाँ पे यूज़ किया तो अप्रोक्सीमेट आपके पास में 20 tRNA सिंथेटेज रहेंगे 20 अमीनो एसिड के लिए। उसके बाद आपके पास जो अमीनो असाइल tRNA सिंथेटेज होता है ये आपका हाई फिडिलिटी वाला होता है। ठीक है, तो ये आपके सारे के सारे हाई फिडिलिटी वाले हैं, मतलब इनका एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होता है। ये कभी भी आपके सेम दिखने वाले अमीनो एसिड को tRNA के ऊपर लोड नहीं करते। जैसे वैलिन एंड आइसोल्यूसिन ये आपको भले ही एक जैसे दिखते हैं बट उनमें एक CH3 का डिफरेंस होता है। टायरोसिन एंड फिनिलैलैनिन की अगर अपन बात करते हो सिर्फ हाइड्रोक्सिल ग्रुप का डिफरेंस है, बट यहाँ पे ये हाई फिडिलिटी के साथ में क्या करता है, अमीनो एसिड को लोड करता है। ठीक है, अगर अपन अमीनो असाइल tRNA सिंथेटेज की बात करते हैं तो इसमें आपके दो क्लासेस है, क्लास 1 एंड क्लास 2। क्लास 1 एंड 2 में डिफरेंस क्या होता है ये अपन ने यहाँ पे देखा है। तो क्लास 2 में अगर अपन एग्जाम्पल लिखते हैं यहाँ पे तो एग्जाम्पल है आपका सबसे पहले ग्लाइसिन का, एलानिन का। ठीक है, ये आपके हो गए एक क्लास वाले अमीनो एसिड। उसके बाद में आपके पास सेरीन एंड थ्रियोनिन का। ठीक है, उसके बाद अस्पार्टेट एंड अस्पार्जिन। ठीक है, उसके बाद लाइसिन एंड हिस्टिडीन। ठीक है, और सबसे लास्ट में है आपका प्रोलिन एंड फिनिलैलैनिन। अगर हम ये सारे क्लास की अगर बात करते तो ये आपके एलिफेटिक है।
ठीक है। ये अपन ने हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग पढ़ा है, ठीक है। उसके बाद ये आपके एसिडिक और उसके डेरिवेटिव है। तो एसिडिक अमीनो एसिड एंड इट्स अमाइन, बराबर। तो एसिडिक अमीनो एसिड और उसका अमाइन यहाँ पे अपन ने पढ़ा। ये आपके बेसिक अमीनो एसिड, ठीक है। प्रोलीन आपका इम्यूनो एसिड होता है, फिनिलालन जो है आपका ये एरोमेटिक अमीनो एसिड होता है। तो ये जो अमीनो एसिड है ये इस तरीके से आपको याद रखना है कि क्लास 2 वाले अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज जो होते हैं ये कौन से अमीनो एसिड को लोड करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका जो एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे किसमें, आपके क्लास 1 में। तो एग्जाम्पल अगर इसमें आप पढ़ोगे तो ग्लाइसिन एलानिन को अगर आप छोड़ दो तो उसके बाद में आता है वैलिन, ल्यूसिन एंड आइसोल्यूसिन, ठीक है। तो इसमें एग्जाम्पल किसका है, वैलिन, ल्यूसिन एंड आइसोल्यूसिन, ठीक है। उसके बाद सीरिन थ्रियोनिन हो गया। उसके बाद सिस्टीन कंटेनिंग हमने पढ़ा था, दैट इज सल्फाहाइड्रिल ग्रुप कंटेनिंग पढ़ा था, तो सिस्टीन एंड मीथियोनिन। उसके बाद एसिडिक अमीनो एसिड में अस्पार्टेट एंड अस्पार्जिन लिखा है, मतलब बचा है आपके पास में ग्लूटामेट एंड ग्लूटामीन, ठीक है। उसके बाद आर्जिनिन बचा है बेसिक अमीनो एसिड में, और फिनिलैलेनिन हो गया, मतलब आपका टायरोसिन बचा है, ट्रिप्टोफैन बचा है, ठीक है। तो ये आपका टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन, ठीक है यहाँ तक। तो ये अमीनो एसिड जो है इसको एक्टिवेट करने के लिए हमारे पास में होता है अमीनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेज क्लास 1, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे कि जो आपका क्लास 1 एंड क्लास 2 है, इसमें अपन स्पेसिफिक अमीनो एसिड देखें यहाँ पे, ठीक है। जो स्पेसिफिक अमीनो एसिड को आपका अमीनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेज जो है ये लोड करता है ऑन 2' OH और 3' OH। तो यहाँ पे आपका जो अमीनो एसिड रहेगा इसका ये अगर बॉन्ड ब्रेक हो जाता है तो जो 2' OH या 3' OH है इसके साथ में आपका अमीनो एसिड लोड हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपन यहाँ पे फॉर एग्जांपल बात करते किसकी, 3' OH की। तो ये 3' OH के ऊपर आपकी लोड हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका 3' OH के ऊपर अगर लोड होगा तो C डबल बॉन्ड O यहाँ पे लिंक हो जाएगा, ये आपका CH, ये आपका NH3 पॉजिटिव और ये आपका R, ठीक है। इन दिस वे ये जो है आपका ये 3' एंड के ऊपर आपका जो अमीनो एसिड है ये अटैच हो गया। तो इट इज़ कैटलाइज्ड बाय क्लास 2 अमीनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेज, ठीक है यहाँ तक। तो ये हमारा जो टीआरएनए है इसके ए जो रहेगा टीआरएनए का 3' एंड के ऊपर, इसके ऊपर अपन ने क्या किया, आपके अमीनो एसिड को लोड किया है, ठीक है। तो इन दिस वे अमीनो एसिड जो है इसको लोड किया जाता है ऑन दी 3' एंड ऑफ टीआरएनए, ठीक है।